जय हिंद दोस्तों। यूपीएससी टॉपर हिंदी मीडियम से कृतिका मिश्रा, उनकी कॉपी को हम देखने वाले हैं, जिनकी रैंक इस साल 2022 में यूपीएससी 2022 में जो अभी रिजल्ट डिक्लेयर किया गया उसमें 66वीं रैंक मतलब 66 रैंक आई है कृतिका मिश्रा की। उनकी जो हिंदी मीडियम से टॉपर रही है, हम उनकी कॉपी को देखेंगे उन्होंने किस तरीके से आंसर लिखा है और हिंदी मीडियम के जो टॉपर जो भी स्टूडेंट है एस्पिरेंट है वो किस तरीके से अपने आंसर में सुधार कर सकते हैं। आप लोग यहाँ पे देख सकते हो कृतिका और हिंदी मीडियम, और उनने विजन आईएएस की कॉपी जो टेस्ट सीरीज है यूपीएससी मेंस के लिए ज्वाइन की थी। हम इस क्वेश्चन को देखेंगे ज्यादा बिना टाइम वेस्ट करके, हम सीधा टू द पॉइंट बात करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि जो हिंदी मीडियम के टॉपर है वो किस तरीके से कहां पे गलती कर देते हैं और वो क्या गलती नहीं करना चाहिए और उससे कॉपी से क्या सीख सकते हैं, ताकि जो भी अपने जो भी मेंस दे रहे हैं या फिर जो मेंस की तैयारी कर रहे हैं वो उसमें अच्छे नंबर ला सके और उनका भी सिलेक्शन हो, ताकि जैसे कि हिंदी मीडियम के टॉपर और भी जो सिलेक्शन ले रहे हैं तो हम उनकी कॉपी से क्या सीख सकते हैं। जैसे कि मैंने पहले यहाँ पे क्वेश्चन देखा था और यहाँ पे जो क्वेश्चन दिया गया था, ज्यादा क्वेश्चन में जो क्वेश्चन पूछ रहा है, देखो हम लोग क्या करते हैं, हमारी कॉपी ही जो एग्जामिनर है उसके पास जाती है, हम कितने टैलेंटेड उसको नहीं पता है, तो हमारी जो कॉपी है वही बताती है कि भाई हम कितने टैलेंटेड हैं। यदि हमने कॉपी को अच्छे तरीके से लिखा है और अच्छा आंसर लिखा है तो बिल्कुल स्वाभाविक सी बात है कि नंबर आपको बहुत ही अच्छे मिलेंगे, जैसा कि इन टॉपरों को मिला है। तो अब ये जो क्वेश्चन आप लोग देखोगे, यहाँ पे लिखा है कि भारत के संविधान में यथा उल्लेखित वित्त आयोग मतलब जो फाइनेंस कमीशन है उसकी संरचना उसके कार्यों का विवरण देना है। मतलब कि भाई जो फाइनेंस कमीशन है वो किस तरीके से कार्य करता है और उसकी संरचना किस तरीके से, मतलब उसमें कौन कौन से सदस्य होते हैं, अध्यक्ष क्या होता है और उसमें उनकी योग्यता क्या है, वो किस तरीके से काम करता है राज्य केंद्र के बीच में। हम लोग पढ़ते हैं ना, चाहे वो जो वित्त आयोग फाइनेंस कमीशन किस तरीके से राज्यों केंद्र के बीच वित्त का बंटवारा करता है वो हम पढ़ते हैं। तो उसी तरीके से इन्होंने क्या किया, सबसे पहले आप क्वेश्चन में इन्होंने इंट्रो दिया। इंट्रो में क्या है कि भाई संविधान के अनुच्छेद 2080 के तहत वित्त आयोग का प्रावधान किया गया है। वित्त आयोग भारतीय संघवाद के मूल संरचनाओं में से एक है, मतलब जो हमारा इंडियन फेडरलिज्म है उसका मूल संरचना में से एक है। क्योंकि हम जब बात करते हैं फेडरलिज्म की तो राज्य केंद्रों के बीच हम सत्ता बंटवारे की बात करते हैं, तो उसी प्रकार से जो वित्त है वो भी बांटने की बात करते हैं, टैक्स की बात करते हैं, कितना रेवेन्यू जनरेट किया गया है तो वो उसमें राज्यों का भी हक होता है, तो वित्त आयोग वही काम करता है। तो वित्त आयोग के बारे में यहाँ बताया छोटा सा इंट्रो में कि भाई संविधान में इस अनुच्छेद में इसका उल्लेख किया गया 280 में। इसी प्रकार से वित्त आयोग की संरचना कैसी, मतलब इसका जो स्ट्रक्चर है वो कैसे मतलब है, तो इसमें बताया कि प्रत्येक 5 वर्ष में राष्ट्रपति द्वारा वित्त आयोग की स्थापना का जो है प्रावधान है और वित्त आयोग की शेष संरचना नियुक्ति हेतु योग्यता आदि का निर्णय संसद द्वारा लिया जाता है। अब इसी प्रकार से इसमें 5 सदस्य होते हैं, ये बताया डायग्राम के थ्रू। इसके अलावा अध्यक्ष के बारे में बताया गया कि पहला अध्यक्ष होता है, जिसमें योग्यता के बारे में क्या है कि सार्वजनिक क्षेत्र का विशेष अनुभव होना चाहिए, और बाकी जो 4 मेंबर हैं उसके बारे में बता दिया गया कि जो बाकी 4 सदस्य होते हैं वो कहां से या उनको क्या क्या अनुभव होना चाहिए, जैसे कि वित्तीय प्रशासन का अनुभव होना चाहिए, अर्थव्यवस्था का विशेष विषय में थोड़ा जानकारी होनी चाहिए। इसी प्रकार से जो उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश होते हैं उनकी योग्यता रखनी चाहिए, और देश की वित्तीय व्यवस्था है जो टैक्स व्यवस्था है उसको कोई ना कोई समझता हो तभी वो उस वित्त आयोग में आ सके, तभी तो वो सही तरीके से निर्णय कर पाए केंद्र राज्यों के बीच में किस तरीके से वित्त का बंटवारा करना है। तो इसी प्रकार से और वित्त आयोग की संरचना हेतु राष्ट्रपति प्रत्येक 5 वर्ष में नियुक्ति करता है, हालांकि उन कार्यकाल को बढ़ाया भी जा सकता है। अब वित्त आयोग कार्य कैसे करता है इसके बारे में बताइए। देखो अब यहाँ पर जो क्वेश्चन पूछ रहा था उसी की बात की गई है, पहले इंट्रो दिया, इसके अलावा क्वेश्चन पूछा था कि भाई संरचना संरचना के बारे में बता दिया गया है। अब इसके बारे में क्वेश्चन पूछा था कार्य कैसे करता, तो कार्य के बारे में बताया गया। तो पहला क्या है कि केंद्र द्वारा राज्य वित्त का बंटवारा करता है, मतलब कि जो केंद्र है वो राजस्व का वित्त का बंटवारा करता है। ये केंद्र राज्यों के बीच में जो भी रेवेन्यू है उसका बंटवारा करता है। तो जो केंद्र राज्यों के बीच में करता है वो करता है ऊर्ध्वाधर, ठीक है, और जो राज्य से राज्य में करता है बंटवारा वो करता है क्षैतिज बंटवारा। 2 प्रकार का बंटवारा ये करता है। इसी प्रकार जैसा कि यहाँ बताया गया कि क्षैतिज बंटवारा और ये ऊर्ध्वाधर मतलब वितरण और इसके प्रकार क्षैतिज वितरण। तो राज्यों के बीच में क्या है, क्षैतिज वितरण। अब ये कैसे कार्य करता है, पहले दूसरा पॉइंट क्या लिखा है, पॉइंटों में ये भी आप देखते जाओ कि जो आंसर है वो पॉइंटों में लिखा है, ऐसा नहीं कि सीधा पैराग्राफ में लिख रहे हैं, सीधा मतलब कुछ भी मतलब लिखते जा रहे हैं कहानी टाइप की, ठीक है, ऐसा नहीं, टू द पॉइंट बात करनी है, साफ साफ लिखना है स्पष्ट, ताकि तभी आपको अच्छे से नंबर मिलते हो। जो एग्जाम है उसको भी कॉपी देखने में अच्छी लगती है, पढ़ने में अच्छा लगता है, वो परेशान नहीं होता, उसको टू द पॉइंट बात मिलती है, वो सीधे अच्छे नंबर देता है। इसी प्रकार से केंद्र द्वारा राज्यों की वित्तीय स्रोतों की वृद्धि हेतु उपाय बताना। इसी प्रकार से स्थानीय निकायों द्वारा राज्यों से प्राप्त अनुदान के विषय में उपाय, ठीक है, केंद्र द्वारा राज्यों को दिए जाने वाले अनुदान का वितरण और अन्य टर्म ऑफ रेफरेंस जो राष्ट्रपति द्वारा फाइनेंस कमीशन को दी जाती है, मतलब जो भी राष्ट्रपति फाइनेंस कमीशन को जो देता है उस पे भी फाइनेंस कमीशन कार्य करता है। और इसी के प्रकार से बताया कंक्लूजन में कि इस प्रकार से सहकारी संघवाद को के वित्तीय स्तंभ की सफलता मूलतः वित्त आयोग द्वारा ही सुनिश्चित की जाती है। मतलब जो वित्त आयोग है वो किस तरीके से हमारा सहकारी संघवाद जो फेडरलिज्म है उसकी एक
जो उसको सुनिश्चित करता है, मतलब उसको एक जो मूल था जो वित्त आयोग है वही सुनिश्चित कर पाता, क्योंकि जो वित्त आयोग वही जो केंद्र और राज्यों के बीच में, राज्यों के बीच में वित्त का बंटवारा करता है, तो वो एक प्रकार से संघवाद के लिए एक अच्छा, या फिर उसकी जो स्तंभ की सफलता है उसके लिए काफी ये कार्य करता है। तो वित्त आयोग को उस तरीके से समझा गया है, इसमें कुछ भी अलग से नहीं लिखा गया भाई, सीधा सीधा जो क्वेश्चन पूछ रहा था वित्त आयोग के बारे में उसके बारे में इंट्रो बताया है, उसके बाद मेन बॉडी में उसके जो संरचना है, उसके जो कार्य है उसको बताया, डायग्राम लिखे और साथ में टू द पॉइंट, मतलब पॉइंटों में आंसर लिखा है, और इसके अलावा सीधा हमने क्या सीधा उसके कंक्लूजन पे पहुंचे। तो इस तरीके से हमें आंसर में ध्यान देना है कि भाई हमें आंसर में कुछ भी ऐसा एक्स्ट्रा नहीं लिखना है, जो क्वेश्चन पूछ रहा है हमें उसी पे बात करनी है, इसलिए कुछ भी हम लिख रहे हैं। क्वेश्चन ने पूछा, इंट्रो देना है हमें, उसका मेन बॉडी देनी है, साथ में हमें क्या बताना है, जो कंक्लूजन है आप उससे हम पॉजिटिव तरीके से क्या देख सकते हैं, और हम उसका एक प्रकार से पॉजिटिव हमें सकारात्मक कंक्लूजन देना है, और बाकी जो भी पॉइंटों में जो आंसर है हमें उनको देना है मेन बॉडी में। इस तरीके से आप और भी क्वेश्चन देख सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे जो संविधान की जो प्रस्तावना है उसके बारे में दिया गया कि उद्देश्य का संविधान के अनेक प्रावधानों में निहित सामान्य उद्देश्यों को अभिव्यक्त करती है, और संविधान निर्माताओं की सोच को समझाने की एक कुंजी है, जो संविधान निर्माता है उनकी सोच को समझना है तो संविधान की जो प्रस्तावना उसको समझ लो, प्रेम्बल को समझ लो, व्याख्या कीजिए, साथ ही उद्देश्य का की संशोधनीयता पर टिप्पणी कीजिए, मतलब क्या उद्देश्य का प्रेम्बल में संशोधन किया जा सकता है। तो सबसे पहले ने स्टार्ट किया कहां से, सुप्रीम कोर्ट के एक निर्णय से, या सुप्रीम कोर्ट के जज ने कहा था कि पूर्व मुख्य न्यायाधीश, मतलब जो सीजीआई थे, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, उन्होंने कहा था हिदायतुल्लाह ने कि भारतीय संविधान की मूल कुंजी के रूप में प्रस्तावना को इंगित किया गया था, मतलब कि जो प्रस्तावना है जो उद्देश्य का है वो हमारे संविधान की मूल कुंजी के रूप में है। अब संविधान के सामान्य उद्देश्यों को प्रतिबिंबन करता है। अब संविधान में बाकी जो उद्देश्य हैं, जो सब प्रावधान है, उनको जो है संविधान की प्रस्तावना है उद्देश्य का वो प्रतिबिंबन करती, मतलब उनमें वो अभिव्यक्त करती है। जैसे कि हम लोग संविधान को हम लोग पढ़ते हैं कि भाई जो प्रस्तावना है, हम भारत को संपूर्ण संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक व राजनीतिक न्याय की बात करते हैं, तो ये सारे शब्द उसमें मिलते हैं। तो इन्हीं शब्दों के बाद में बाकी जो पूरा संविधान है इन्हीं को हमें बतलाता है, या इन्हीं के बारे में बात करता है संविधान। तो ये जो शब्द है संविधान के बाकी प्रावधानों को क्या करते हैं, एक प्रकार से अभिव्यक्त करते हैं। जैसे कि हमारा पहला संप्रभु लोकतंत्र के बारे में बताया गया है, समाजवादी लोकतंत्र के बारे में बताया गया, पंथ निरपेक्षता के बारे में बताया गया, गणतंत्र के बारे में बताया गया, क्योंकि हमारा देश क्या गणराज्य है, हमारा जो भी राष्ट्र प्रमुख होता है वो क्या निर्वाचित होता है। इस प्रकार से सामाजिक आर्थिक न्याय की बात की गई है, स्वतंत्रता की बात की गई है, और समानता की बात की गई है, और साथ में जो बंधुत्व की भावना है उसकी बात की गई है। तो इस तरीके से यहाँ पे बताया सबसे पहले संप्रभु लोकतंत्र, ये भी हमारा शब्द कहाँ है, उद्देश्य कहाँ मिलता है, और इस संविधान के बाकी जो प्रावधान उसमें भी हमें देखने को मिलता है कि क्योंकि हमारा संविधान है वो भारतीय संप्रभुता को सुनिश्चित करता है, मतलब जो सॉवरेनिटी है, सॉवरेन है हमारा कंट्री, क्या सॉवरेन है, मतलब कोई भी बाह्य और आंतरिक कोई भी ऐसा दबाव नहीं है, हम आंतरिक बाह्य दोनों रूप से स्वतंत्र हम निर्णय ले सकते हैं, चाहे वो विश्व राजनीति में, विदेश नीति में, कुछ भी हो। इसी प्रकार से समाजवादी लोकतंत्र, हमारा देश क्या करता है, हम समाजवाद की बात करते हैं, लोकतांत्रिक समाजवाद की बात करते हैं, जैसा कि आर्टिकल 46 जो डीपीएसपी में है उसमें भी कहा गया है, और साथ में जो राइट टू जो इक्वलिटी है उसमें भी समाजवाद झलकता है, आर्टिकल 15, 16, 17, 18। इसी प्रकार से पंथ निरपेक्षता की बात करें तो आर्टिकल 25 से लेकर 28 तक हमको धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है, राइट टू रिलीजियस फ्रीडम है। इसी प्रकार से ये क्या है, पंथ निरपेक्षता की बात करता है। तो ये जो पंथ निरपेक्षता जो शब्द है हमारा उद्देश्य का में, वो क्या एक संविधान के प्रावधान को बता रहा है ना। तो इस प्रकार से सारे शब्द हैं, इस प्रकार से उन्होंने क्वेश्चन को लिखा है, पूरा बताने की मैं पढ़नी बता ही रहा हूँ, क्योंकि क्वेश्चन का एक प्रकार से फॉर्मेट समझ रहे हैं कि हमें किस तरीके से लिखना। आप लोग टैलेंटेड तो आप सब समझते हो, पढ़ा भी है, कंटेंट पढ़ा, लेकिन लिखना किस तरीके से उसके बारे में यहाँ पे बताया गया है। तो सारे टू द पॉइंट जो क्वेश्चन पूछ रहा था कि सबसे पहले तो उसका बताया भाई, जो भी क्वेश्चन पूछा उसका हमने इंट्रो दिया, क्वेश्चन में जो पूछा था उसको सिद्ध करने के लिए हमने पॉइंट में उसका मेन बॉडी में आंसर लिखा, जो प्रस्तावना में जो शब्द यूज किए गए हैं जो बाकी संविधान के प्रावधानों को अभिव्यक्त करते हैं। इसी प्रकार से बाद में ये खत्म हो गया। तो साथ में लास्ट में पूछा था कि क्या प्रस्तावना में संशोधन किया जा सकता है, तो संशोधन के बारे में बता दिया गया कि हाँ, सर्वोच्च न्यायालय के विभिन्न निर्णयों के पश्चात संविधान की प्रस्तावना को संशोधनीय माना गया है। जैसे केशवानंद भारती केस हुआ था उसके 1973 में, प्रस्तावना में संशोधन किया जा सकता है, लेकिन परंतु संविधान की जो मूल संरचना है उसको ठेस पहुंचाए बगैर, मतलब संविधान के जो बेसिक स्ट्रक्चर है हम उसमें संशोधन नहीं कर सकते, अमेंडमेंट नहीं कर सकते, बाकी किसी भी प्रावधान में अमेंडमेंट कर सकते हैं। ठीक है।
है। और संविधान जो मूल संरचना है, वो संविधान जो सुप्रीम कोर्ट है वो किस तरीके से नहीं बताया कि भाई नहीं यही संविधान की मूल संरचना है, नहीं कहा कि हम समय समय बताते रहेंगे यदि आप कुछ इस तरीके से काम करते हो, जो न्याय जो विधायिका है लेजिस्लेचर वो किस तरीके से कानून बनाती है और यदि वो संविधान की मूल भावना को ठेस पहुंचाती है तो वो कानून को उसमें खत्म कर दिया जाएगा, मतलब वो उसको नहीं माना जाएगा। इसी प्रकार से इसी प्रावधान के तहत ही आपको पता है कि जो 1976 था उसमें 42वें संविधान संशोधन करके हम लोगों ने समाजवादी अखंडता और समाज पंथ निरपेक्ष शब्द हमने अपनी प्रस्तावना में जोड़े थे, मतलब प्रस्तावना को में संशोधन किया था। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को देख सकते हैं। तो उन्होंने पहले सिद्ध किया है भाई कि हाँ ये संविधान की जो है ये जो संविधान की मूल कुंजी है, अब संविधान के जो निर्माता थे उनको समझने के लिए उनकी एक मूल ये कुंजी है क्या उद्देश्य का, साथ में इंट्रो भी दिया है और साथ में यही बताया कि जो प्रस्तावना है जो उद्देश्य का है वो संशोधनीय है, मतलब उसमें अमेंडमेंट भी किया जा सकता है। तो इस तरीके से बाद में इंट्रो भी दिया गया, मतलब कंक्लूजन भी दे दिया गया। तो इस तरीके से हमने क्वेश्चन को पढ़ा है। तो हम कोई भी क्वेश्चन आप देखो चाहे ये भी देखो तो इसमें क्या है, इंट्रो पहला, फिर बाद में डायग्राम के साथ बढ़िया बाकायदा पॉइंट वाइज क्या लिखा गया है, मेन बॉडी है, पहला पॉइंट यहाँ पे लिखा गया है, दूसरा पॉइंट है, तीसरा पॉइंट, चौथा पॉइंट, छठवां पॉइंट, सातवां पॉइंट, इस तरीके से लास्ट में कंक्लूजन हो गया। आपको मैं फॉर्मेट बता रहा हूँ कि आपको पता तो भाई आपको सबसे पहले कंक्लूजन वो इंट्रो लिखना है, इसके बाद मेन बॉडी लिखनी है, पॉइंटों में आपको आंसर लिखना है और साथ में आपको लास्ट में जो भी आपको क्वेश्चन पूछ रहा है उस पे आपने मेन बॉडी में पॉइंट वाइज आपने पूरा उसको सिद्ध कर दिया है। उसके बाद आपको लास्ट में एक पॉजिटिव कंक्लूजन भी दे देना है ताकि जो एग्जामिनर को क्वेश्चन अच्छा लगे और साफ साफ उसको समझने में पढ़ने में उसको समझ में आए और वो आपको अच्छे तरीके से नंबर दे। ऐसा नहीं कि आपने सीधा शुरू से पेन उठाया और शुरू से लिखना स्टार्ट कर दिया, पूरा पैराग्राफ पूरा पेज भर दिया, इतना कहानी बना के लिखा, कोई नहीं पढ़ता है एग्जामिनर और उसको मजा भी नहीं आएगा। वो इसीलिए हम देखते हैं कि खासकर हिंदी मीडियम में वो बच्चे ऐसे ही करते हैं। इसलिए हमें समझना है कि हमें कुछ सीखना है इंग्लिश मीडियम की टॉपर की कॉपी उनको भी देखना है और जो यूपीएससी टॉपर है हिंदी मीडियम से उनकी कॉपी देखना है कि भाई किस तरीके से वो आंसर लिखते हैं, अपने आंसरों में किस तरीके से वो सुधार कर रहे हो। हमें आंसर को पॉजिटिव वे में और बाकायदा एक पॉइंट वाइज लिखना है, मेन बॉडी, और आपको पता है कि जो भी आपका इंट्रो वो भी आपको शॉर्ट रखना है 2-3 लाइनों में, छोटा सा पैराग्राफ जो लास्ट में कंक्लूजन वो भी आपको छोटा सा रखना है 2-3 लाइनों में और बाकी पूरी मेन बॉडी में आपको वहां पे डायग्राम बनाने बाकायदा पॉइंट वाइज लिखना है, तभी आपका आंसर लिखेगा। आप कोई भी इनका आंसर देखिए तो आपको लगेगा हाँ आपको ये जो कॉपी थोड़ा अच्छे साफ नहीं दिख रही होगी क्योंकि ये जो कॉपी है ये ऑनलाइन उन्होंने टेस्ट ज्वाइन की हुई बनाई है इसकी, तो उन्होंने बाद में भी इसको भेजा होगा फिर ऑनलाइन, तो उस तरीके से ये आंसर आपको यहाँ पे दिख गए हैं। तो आप कोई भी आंसर देख लीजिएगा सब में। ये देखो आर्टिकल 19 जो है उसमें बात की गई है राइट टू जो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है उसकी बात की गई है, वाक्य व्यक्ति की आजादी की, उसमें कौन कौन से और भी जो आर्टिकल 19 में कौन कौन से हमें स्वतंत्रता का अधिकार देता है उसकी बारे में बात की पॉइंट वाइज। उसके अलावा साथ में ये पूरा पॉइंट वाइज उन्होंने लिखा हुआ, मतलब ये पूरा जो क्वेश्चन है आर्टिकल 19 के ऊपर दिया गया है, तो पूरा इन्होंने पॉइंट वाइज आप लोगों ने लिखा हुआ। हालांकि इनकी जो कॉपी है ये काफी मतलब 1-2 साल पुरानी है, मतलब तभी इनके जो आंसर और भी मतलब अच्छे हो सकते हैं इससे और देखा जाए तो। आप लोगों ने देखा होगा जो लास्ट ईयर के टॉपर थे रवीश कुमार, कॉपी देखो उनकी कॉपी देखो, काफी आपको आंसर मतलब अंतर मिलेगा। तो इनने भी सुधार किया हुआ क्योंकि ये जो कॉपी बहुत पहले की है, क्योंकि अभी इनका देखा जाए तो ज्यादातर लोगों ने थ्योरिकल लिखा हुआ है, लिखा पॉइंट वाइज है लेकिन मतलब सीधा का सीधा पूरा ही उतार दिया जो भी हम लक्ष्मीकांत से पढ़ते हैं आर्टिकल 19 को, ठीक है। लेकिन इस तरीके से उन्हें पूरा ही लिखा है, बाकायदा पूरा उस तरीके से अपने लोगों ने लिखा है, लेकिन जो भी ये पॉइंट वाइज लिखा है लेकिन इन्हें काफी घना और ज्यादा मतलब शब्द लिखने की कोशिश की है। लेकिन आप उसको चाहो तो इसमें और भी शॉर्ट कर सकते हो डायग्राम के थ्रू और भी पॉइंट वाइज करके छोटे छोटे करके, तो इस तरीके से आप लोगों हालांकि कोई दिक्कत नहीं है, बढ़िया लिखा हुआ है। ये पहले का है इसलिए थोड़ा है, लेकिन अभी आपकी इनकी आंसर कॉपी देखो तो आपको काफी अच्छा लगेगा। लेकिन हालांकि इनकी जो अभी की जो टेस्ट सीरीज या कॉपी है वो आपको नहीं मिलेंगी साथ, क्योंकि उन्होंने टेस्ट सीरीज ज्वाइन नहीं की होगी। जो की होगी यदि तो कहीं पे कॉपी मिल जाएगी, मैं जरूर वीडियो बनाऊंगा आप तक पहुंचाऊंगा। और एक जो कॉपी यदि आप डाउनलोडिंग करना चाहें तो बजाना इस कॉपी पे या बजाना इसकी जो भी साइट है आप वहां पे जाके आप उसको डाउनलोडिंग कर सकते हो, आप उससे कुछ सीख सकते हो। तो इस तरीके से कोई भी आप आंसर लिखिएगा आपको इस तरीके से मिलेगा। आपको यहाँ पे इंट्रो हो गया, इसके अलावा पॉइंट वाइज आपके जो भी मेन बॉडी है पूछ रहा है उसको पॉइंट वाइज उसका आंसर दिया है, उसके अलावा लास्ट में जो भी है कंक्लूजन आपने यहाँ पे दे दिया गया। तो इस तरीके से पूरा आंसर दिया गया है। तो इसमें आपको सीखने को मिलेगा। इस वीडियो में आप अपनी जो भी आंसर राइटिंग है उसमें काफी सुधार कर सकते हो और आपका जो भी डाउट है आप उसमें कमेंट करके जो बताइएगा कि मैं और उसमें क्या कौन सा वीडियो बनाया जाए, किस तरीके से हिंदी मीडियम के टॉपरों के लिए या फिर जो इंस्पिरेंट है किस तरीके से उनको कुछ दिया जाए ताकि वो अपनी आंसर राइटिंग में सुधार कर सके। हम लोग किसी नए वीडियो में मिलेंगे किसी नए टॉपिक के साथ। अभी हम लोग इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं और किसी यूपीएससी से रिलेटेड किसी नए टॉपिक में हिंदी टॉपर की किसी कॉपी या कोई भी टॉपिक होता है उसके ऊपर जो वीडियो बनाया जाएगा और हिंदी मीडियम के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं, कौन कौन सी बुक्स कंटेंट के बारे में लोग वीडियो बनाता रहेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा
ताकि जब भी हमारा कोई नया वीडियो आता है तो आप तक वो आसानी से पहुंच जाए दोस्तों। और हम लोग मिलते हैं किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों। आई होप आप लोगों ने इसमें कॉपी में जरूर कुछ सीखा होगा कि टॉपर किस तरीके से आंसर लिखते हैं। और मैं और भी जो वीडियो टॉपर हिंदी मीडियम के उनके जरूर बनाऊंगा, जैसे कि जो 85वीं रैंक आई है जो भरत कुमार मीणा है, उनकी भी हम मैं कॉपी को वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा, तो आप लोग तक वो आसानी से पहुंच जाएगा। और हम लोग मिलते हैं किसी नए वीडियो में। ठीक है दोस्तों, आप लोग चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि जब भी हमारा कोई नया वीडियो आता है तो आप तक वो आसानी से पहुंच जाए दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।